आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिज्ञासा हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम वैज्ञानिक चेतना के प्रसार का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल कर रख दी। इनका नाम है जाने माने भौतिक विज्ञानी एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया था। इससे उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन पूरी दुनिया में एक नैतिक बहस शुरू हो गई कि ये बम दुनिया के भले के लिए है या दुनिया के विनाश के लिए। चलिए आपको बताते हैं कहानी एडवर्ड टेलर की। 15 जनवरी 1908 को पैदा हुए थे एडवर्ड टेलर और उनका ताल्लुक हंगरी के बहुत रईस यहूदियों के परिवार से था। बुडापेस्ट में स्कूल जाने के बाद उन्होंने जर्मनी के कार्लसरूहे में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में पीएचडी करने के लिए वो सन 1930 में म्यूनिक और लीप्जिग गए और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन पर उनकी डॉक्टरेट थीसिस ने थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की नींव रखने में मदद की, जिसे आज भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और पढ़ाया जाता है। जब वो म्यूनिक में पढ़ रहे थे तो एक चलती हुई स्ट्रीट कार के नीचे गिर गए और उन्होंने अपना दाहिना पैर खो दिया। बाद में उसकी जगह पर एक कृत्रिम पैर लगाया गया। टेलर ने लियो सिजलॉर्ड और यूजीन विग्नर के साथ मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को अमेरिका में परमाणु बम विकसित करने का कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। सन 1943 में थ्योरेटिकल फिजिक्स डिवीजन में वे ग्रुप लीडर के रूप में लॉस एलामोस लैब में शामिल हुए थे। टेलर को हाइड्रोजन बम विकसित करने की संभावना में दिलचस्पी तब हुई जब एनरिको फर्मी ने सुझाव दिया कि न्यूक्लियर फिजन पर आधारित एक हथियार का उपयोग लार्जर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को शुरू करने के लिए किया जा सकता है। टेलर ने पूरे प्रोजेक्ट के दौरान एक फ्यूजन वेपन के लिए अपने विचारों को आगे बढ़ाना जारी रखा। हालांकि उस समय के भौतिकविदों को यह संदेह था कि ऐसा कोई हथियार बनाया भी जा सकता है, लेकिन टेलर उन कुछ वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने जुलाई 1945 में अमेरिका में हुए ट्रिनिटी परीक्षण के दौरान पूरे धमाके को आंखों पर एक चश्मा लगाकर देखा था, जबकि उस समय निर्देश ये थे कि सारे लोग पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, पर वे निडर थे और उन्होंने अपनी आंखों से ये धमाका देखा था। एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बॉम्ब का जनक कहा जाता है। 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया और इसके बाद टेलर ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन को हाइड्रोजन बम के लिए एक क्रैश प्रोग्राम विकसित करने के लिए मनाया। उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना मुमकिन है। 1950 में ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम कार्यक्रम को मंजूरी दे दी और टेलर उसी साल बाद में लॉस एलामोस लौट आए और एक डिजाइन पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। टेलर ने पोलिश गणितज्ञ स्टेनिस्लाव उलम के साथ मिलकर 1951 में थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस के लिए पहला प्रैक्टिकल डिजाइन बनाया। एक साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दक्षिणी प्रशांत में एनीवोटिक ओटोल में अपने पहले थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण किया। माइक शॉट के नाम से इसे जाना जाता है। 10 मेगाटन TNT इसमें उत्पन्न हुआ था और उस समय 7 साल पहले हिरोशिमा पर गिराए गए बम से ये बम 1000 गुना बड़ा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा परीक्षण धमाका रहा होगा। दुनिया के इतिहास में 1 मार्च 1954 का दिन हाइड्रोजन बॉम्ब के परीक्षण के रूप में दर्ज है।
ये मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट था, ये बात हम आपको बता चुके हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है और हमेशा ये मिसाल दी जाती है कि ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब की तुलना में कहीं ज्यादा पावरफुल था। अमेरिका ने अपनी इस टेस्टिंग को नाम दिया था माइक शॉट और इसके पीछे दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का मकसद भी था। 1952 में अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र के मार्शल द्वीपों में ये धमाका किया था और इसकी वजह से वहां पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था, बल्कि इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ उपकरण लगाए गए थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। आज तक इस तरह के बम का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये कहा जाता है कि अगर इस तरह के बम का इस्तेमाल हुआ तो वो भयानक विनाश फैलाएगा। हम सब ये जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिर में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, एक हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर, जिसकी वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉम्ब भी है जिसका समय समय पर अलग अलग देश परीक्षण करते रहते हैं। पीछे नॉर्थ कोरिया ने ऐसा किया था, पर सवाल यह उठता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब ज्यादा खतरनाक है या परमाणु बम, इनके बीच में अंतर क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बीच जो मुख्य अंतर है वो विस्फोट की प्रोसेस का है। परमाणु बम को नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से बनाया जा सकता है। इसमें फिशन यानी विखंडन की प्रक्रिया होती है। फिशन में परमाणुओं को हल्के तत्वों में विखंडित करने से एनर्जी निकलती है। ऐसा माना जाता है कि 1000 किलोग्राम से बड़ा परमाणु बम इतनी ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जितनी कई अरब किलोग्राम विस्फोटकों से उत्पन्न हो सकती है और इसीलिए परमाणु बम को महाविनाशकारी हथियार कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली विस्फोटक ब्लॉकबस्टर का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था। इसको बनाने में 11 टन TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलीन का इस्तेमाल हुआ था। परमाणु बम का ही एक प्रकार है हाइड्रोजन बम, लेकिन हाइड्रोजन बम ज्यादा पावरफुल होता है। परमाणु विशेषज्ञ ये बताते हैं कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इसे एक बार फिर सुनिए, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। हाइड्रोजन बम में फ्यूजन यानी संलयन की प्रक्रिया होती है। फ्यूजन में 2 हल्के परमाणुओं के मिलने से भारी तत्व बनने पर ऊर्जा बनती है और इसको बनाने में हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम का इस्तेमाल होता है और परमाणुओं के संलयन से ही धमाका होता है। और इस संलयन के लिए बड़े ऊंचे तापमान यानी 5 करोड़ सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है और ये ताप सूर्य के सबसे ज्यादा गर्म भाग के तापमान से भी बहुत ज्यादा है। जब परमाणु बम द्वारा आवश्यक ताप उत्पन्न हो जाता है तभी हाइड्रोजन परमाणु संलयित होते हैं और इस संलयन की वजह से ऊष्मा और शक्तिशाली किरणें पैदा होती हैं और ये हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती हैं। इसकी विशाल विस्फोटक शक्ति से एक अनियंत्रित आत्मनिर्भर चेन रिएक्शन पैदा हो जाती है, यानी ये चेन रिएक्शन अपने आप लगातार आगे बढ़ती है जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु एक भारी हीलियम अणु में बदलते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा तापमान पैदा होता है। इस समय थर्मोन्यूक्लियर बमों में लिथियम 6 ड्यूटेराइड का इस्तेमाल फ्यूजन के लिए होता है। फ्यूजन की शुरुआत में ये ट्रिटियम में बदल जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब को H बॉम्ब भी कहते हैं और इसका विस्फोट 2 भागों में होता है। पहला चरण होता है जिसमें कम मात्रा में यूरेनियम के जरिए एक पारंपरिक परमाणु विस्फोट होता है। चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए यह विस्फोट किया जाता है। इस विस्फोट के कारण थर्मोन्यूक्लियर बम के बाकी तत्वों में रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस चेन रिएक्शन के कारण देखते ही देखते तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। इस विस्फोट और गर्मी के कारण बड़ी मात्रा में न्यूट्रॉन युक्त रेडिएशन निकलता है। इस विस्फोट के कारण दूसरे चरण का रिएक्शन होता है जिससे यूरेनियम के कंटेनर में धमाका होता है। ये पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड से भी कम समय में होती है।
इस सिलसिले का सबसे बड़ा विखंडन परमाणु बम था आईवी किंग। 16 नवंबर 1952 को इनोवेट एटोल में द्वीपों पर ये बॉम्ब फेंका गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 500 किलोटन का विस्फोट हुआ था। और हाइड्रोजन बॉम्ब का जो सबसे शक्तिशाली रूप था वो था टसार बॉम्ब। ANT-602 हाइड्रोजन बॉम्ब का उपनाम था टसार बम, जिसका अक्टूबर 30, 1961 को आर्कटिक सर्कल में मितुशिखा खाड़ी में सोवियत रूस ने परीक्षण किया था। ये उस समय का सबसे ताकतवर परमाणु हथियार था और मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली मनुष्य द्वारा बनाए गए विस्फोटकों में से एक इसे माना जाता है। इसमें 50 मेगाटन TNT का विस्फोट हुआ था। एनेरिको फर्मी को हाइड्रोजन बम बनाने का श्रेय दिया जाता है। इस तरह के बम बनाने में ट्रिटियम और ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। यह बम आइसोटोप्स के आपस में जुड़ने के सिद्धांत पर काम करता है और इसी सिद्धांत पर सूर्य अपनी ताकत को बनाए रखता है। इस हाइड्रोजन बम के 3 प्रमुख चरण होते हैं। इसके धमाके से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा सूरज से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इसको देखने भर से इंसान अंधा हो सकता है। इसके धमाके से पैदा होने वाली शॉक वेव्स किसी भी चीज को नष्ट कर सकती हैं और सैकड़ों मीटर दूर तक फेंक सकती हैं। ये कितना भयानक हो सकता है, इसका इस समय हम केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। दुनिया में इतने न्यूक्लियर बम बना लिए गए हैं कि अगर ये सारे बम चला दिए जाएं तो दुनिया सच में तबाह हो जाएगी। अगर दुनिया तबाह होने से बच भी गई तो इन बॉम्ब्स का असर इतना घातक होगा कि जीवन के बचने की संभावना मिनिमम रह जाएगी। इसके लिए हम हिरोशिमा और नागासाकी के धमाकों पर विचार कर सकते हैं। अमेरिका ने इनका नाम दिया था फैटमैन धमाके। ये उन न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम था जो वहां गिराए गए थे। एटम बॉम्ब के धमाके नुकसान नहीं करते, वो फटने के बाद बहुत सारी गर्मी पैदा करते हैं और ये गर्मी पूरे के पूरे शहरों को जलाकर खाक कर सकती है। जहां पर फैटमैन बॉम्ब फटा था, लगभग 1.5 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से राख हो गया था, यानी वहां कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। विस्फोट के केंद्र से 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच का इलाका भारी तबाही वाला इलाका था और इसे रिकवर करना नामुमकिन था। 2 से 3 किलोमीटर दूर का इलाका मध्यम तबाही वाला था और 3 से 5 किलोमीटर वाला इलाका कम तबाही वाला था। 5 किलोमीटर से बाहर के इलाके में तबाही नहीं मची, लेकिन रेडिएशन ने बहुत ज्यादा नुकसान किया था। रेडिएशन से कई बीमारियां फैलती हैं और इनका असर साल दर साल बस चलता चला जाता है, कई पीढ़ियों तक कायम रहता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी में आज की पीढ़ियां भी रेडिएशन के प्रकोप में पल रही हैं। जरा सोचिए कि कितना नुकसान किया हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके गए इन बॉम्ब्स ने। पर दुनिया को देखिए कि लगातार एक से बढ़कर एक खतरनाक बॉम्ब बनाने की कोशिशें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद कोबाल्ट बम बनाने की भी धारणा विकसित की जा रही है। ये एक ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब होगा जिसमें कोबाल्ट साथ में रखा होगा। ये फटेगा तो औसत हाइड्रोजन बॉम्ब से ज्यादा तबाही होगी, क्योंकि धमाके के बाद कोबाल्ट के कण दूर दूर तक फैल जाएंगे और इनसे निकलने वाले रेडिएशन से बड़ी संख्या में लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि दुनिया को इस तरह के बम की क्या जरूरत है। हम तो ये कहेंगे कि दुनिया को विकास की जरूरत है और वो शांतिपूर्ण विकास की जरूरत है। दुनिया को अमन चैन की जरूरत है, जहां सभी लोगों को समान रूप से विकसित होने का मौका मिले। धरती को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित सौंपें, हमारी तो बस यही कामना रहेगी।
ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। जिज्ञासा।